तो 11th में आपको 2 बुक्स करनी है, एक स्टैटिस्टिक्स करनी है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स करनी है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड आप लोगों को पहले से पता है, आप लोगों ने पहले भी स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ न्यू टर्म फॉर यू। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो वर्ड मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जो स्मॉल लेवल का, यानी कि एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे हम, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आपके 40-40 मार्क्स के रहेंगे। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा जो आपको टीचर्स बता देंगे, तो जैसा भी बताएं वो बनाना है। अकाउंटेंसी का जो प्रोजेक्ट होता है, जो 11th में बनाते हो, वो 12th के लिए भी काम आता है, बेस बना के देता है। 11th का जो इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है और 12th का जो प्रोजेक्ट है, दोनों थोड़े डिफरेंट रहते हैं, बट 11th का भी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। अब हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोनों में ही डिफरेंस क्या है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ कंज्यूमर बिहेव्स, हाउ प्रोड्यूसर बिहेव्स, how a product price set up in the market, how a producer decide that how much quantity is to produce, for whom it is to be produced. This is all we decide in microeconomics, ठीक है। कंज्यूमर का कंजम्पशन बिहेवियर कैसा है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड कैसा है, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है, दिस इज ऑल वी विल कवर इन माइक्रोइकोनॉमिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में तुम लोगों ने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, डू यू रिमेम्बर? 9th में था ना शायद, 10th में? ओ अभी देकर आए हो 1 महीना पहले ही। किस किस को आता है? पीछे वालों को आता है, आगे वालों को नहीं आता। मीन मीडियन मोड, तू कहाँ लॉस्ट थी? मीन मीडियन मोड आता है इधर। मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों के ये मार्क्स हैं, मुझे एवरेज मार्क्स क्लास के कितने हैं वो बता दो। एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही तो निकालोगे। तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60 नहीं है। 10, 20, 30, 50, 60, 80, 80। तो 80 डिवाइडेड बाय 5, 16। ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, ठीक है। अब तुम्हारे फ्यूचर मार्क्स, किसके मार्क्स हम प्रिडिक्ट करें? बोलो, किसके मार्क्स प्रिडिक्ट करने हैं यहाँ पे? अकाउंट्स में, इको में, बीएसटी में, इंग्लिश में और मैथ्स में है। बोलो किसके करने हैं, किसका नाम लिखा जाए यहाँ? प्रतीक तुम्हारा लिख दिया जाए। प्रतीक के अकाउंट्स में आ गए 90%। अच्छा, इस मैनिफेस्टेशन तो अच्छी करनी चाहिए। मैं तो इकोनॉमिक्स में 95 लिख रही हूँ, बीएसटी में भी 95 आ गए। इंग्लिश वाली मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने 80% दे दिया। मैथ्स में कितने आएंगे बोल, चल तू बोल। 80। तो प्रतीक के, ये प्रतीक के हाफ ईयरली का स्कोर है, लिख के रख ले, अब तेरे पास टारगेट है ये मैनिफेस्टेशन। एवरेज मार्क्स ऑफ प्रतीक कितने हैं?
प्रतीक के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 84। आईना, प्रतीक के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 85। कैसे निकाल रहे हो? आई थिंक मत बोलो, कोई तरीका होता है ना। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अबाउट गेसेस, स्टैटिस्टिक्स इज साइंटिफिक। स्टैटिस्टिक्स जब आप करते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। दिस इज नॉट अबाउट गेसिंग। तो ये अबाउट नहीं है, अप्रॉक्स नहीं है। देयर मस्ट बी अ वे, there is a process and you have to follow that process to calculate average marks of Pratik. What is the process? 320? How you get 320? The total of all the percentages by 500. why you are doing this long process? Just add all the percentages. 440 आएगा तो addition का. Just add all the percentages. Why are you doing this process? Just add all these percentages. 90%, 95, 95, 80 and 80. Just add it all. 5 and 5, 0. Then 10, 19, 28, 36 and 44. Divided by 5. 88%. ठीक है? तो कोई गेसिंग नहीं चलेगी कि शायद ये होगा. देयर इज अ प्रोसेस. अब अगर मैंने ऐसे बोला कि चलो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैंने कहा कि ये है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर और 40 नंबर. 40 नंबर का पेपर था. उस क्लास में 10 नंबर 2 बच्चों के आए, 20 नंबर 8 स्टूडेंट्स के आए, 30 नंबर 6 स्टूडेंट्स के आए और 40 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए. नाउ एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास. इस क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हुए? ऑप्शंस दे रहे हो तुम. 22, 24, 25 भी बोला है किसी ने. 25. What is the process you are following? Number of students. But adding the number तो ये हो गया कि 10. अगर हमारे पास ऐसे अगर इसको हम ऐसे देखें तो this is like this. 10 marks 2 बच्चों के आए. 24. Okay. 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है. हमारे जो 20 मार्क्स हैं वो ऐसे आए. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 8 बच्चों के आए. 24.4 है. ओके. फिर 30 मार्क्स. 30, 30, 30, 30, 30, 30 और 40 नंबर 2 बच्चों के आए. 40, 40. बेसिकली इस तरह से स्कोर आया ना, इस तरह से स्कोर आया. तो यानी कि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 थे, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं? 18 हो गए. टोटल मार्क्स यानी कि इन सबका टोटल तुम्हारा 440 हो गया. देखो आप लोग इस वाले क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन दे रहे हो. पहले तो ये समझो कि ये जो मार्क्स हैं ये सिर्फ एक ही बार नहीं है. दिस 10 is repeating 2 times, the 20 is repeating 8 times, the 30 is repeating 6 times and 40 is repeating 2 times. ये है पूरी क्लास के मार्क्स. तो हमने पूरी क्लास के मार्क्स को ऐड किया तो हमारे पास आया 440 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 18. तो एवरेज मार्क्स कितने आए? 36, 24.4.
समथिंग नहीं होता, 24.4, समझे? तो अब क्या हो रहा है ऐसे में, अब हम हर बार क्या ऐसे लिखेंगे? इज दिस वे टू राइट? अगर ये बहुत बड़ी फिगर्स होती तो क्या हम ऐसे लिख के करते? कैलकुलेटर्स तो हमें अलाउड नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में? हमें कुछ तो मल्टीप्लाई करके, तो ये तुम लोगों ने किया था बचपन में मल्टीप्लाई। तो यानी कि चलो एक और चीज देते हैं, मिटा दो ये सारा, नोट कर लिया? तुम्हें लगा नोट करने की क्या जरूरत है? रफ कुछ नहीं होता, ये बात समझ लो। मैंने सोचा था कि मैं रिपीट ना करूं, सब लोग तो कल आए थे तो मैंने रिपीट नहीं किया। कोई रफ वर्क नहीं है, जो भी है यही रजिस्टर है, बस स्टैटिस्टिक्स का एक रजिस्टर बनेगा, माइक्रो का एक अलग रजिस्टर बनेगा। हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स से शुरू करेंगे, हम लोग यही मीन मीडियन मोड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आपका फेमिलियर टॉपिक है। आप लोगों ने यहाँ पे 10th छोड़ी थी, तो जहां आपने छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अभी किसी के एग्जाम है, उसमें कोई सिलेबस आ रहा है तो मुझे बता देना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली वो चैप्टर करवा दूंगी पहले, वरना मैं अपने तरीके से करा रही हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है? अब आपके पास एक ये वाला क्वेश्चन है कि ये मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें तो हम उतना लिख के कर नहीं सकते। हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स? उसका कोई मीन का जैसे फॉर्मूला टाइप्स नहीं है? हाँ बिल्कुल है, मीन का फॉर्मूला लगाओ, अभी तो पढ़कर आए हो। हाँ हाँ फॉर्मूले, एक बात मुझे बताओ, 3+2 5 ही होता है ना? कौन सी क्लास में सीखा था? याद भी नहीं अब तो, शायद यूकेजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा होगा। तो प्लस का फॉर्मूला चेंज हुआ क्या आज? 11th में आके भी 3+2 5 ही है ना? बस पहले 3+2 5 करने के लिए ऐसे करते थे, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीखते थे। फिर धीरे धीरे फिंगर्स पे आ गया, फिर धीरे धीरे दिमाग में आ गया। दिस इज द ओनली डिफरेंस कि आपका करने का तरीका बदल गया, आपका लिखने का तरीका बदल गया, पर 3+2 तो 5 ही रहा ना। तो अब अगर तुमने इतनी देर में इतना रिकॉल कर लिया कि दिस इज समथिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ मीन, तो yes, I'm telling you this is mean. Now use the formula you learn in class 10th. कुछ नहीं बदलेगा, मीन ही निकालना है, एवरेज मार्क्स ही निकालने हैं, जस्ट ट्राई इट। तुम कुछ ऐसा कह रहे हो क्या जो तुम्हें याद कुछ आ रहा है? 5 to 10, 10 to 15 ऐसे करके चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम इसका निकाल सकते हो। ओहो कितने खुश, ये कुछ जाना पहचाना लगा। जी इस बोर्ड पे वो वाला नहीं करना है, दोनों करने हैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ कि 17.6 है। क्या 17.6 तुम्हारा? भेजो आंसर, भेजो मुझे, सोल्यूशन भेजो अपना। इसमें ये तूने इंटरवल क्यों बना दिया? मीन में सही होता है। नहीं कोई जरूरत नहीं है, अगर ये तुम्हें एक्साई ही निकाल के दिया हुआ है। हमारे पहले प्राइमरी ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कॉमर्स के बच्चे बन चुके हो, कोई भी फिगर ब्रैकेट में है इसका मतलब वो नेगेटिव में है। हाँ प्रोसेस इज ओके, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट तेरे 0 कैसे आ रहे हैं? उसी साइड में 9 लिखना रह गया था गलती से। वाह, वो जरा तुम्हें एक्सआई का लॉजिक पता है क्या है? तुमने रट लिया फॉर्मूले में, है ना? वही समझ में आया।
कि जरा सा इधर से उधर किया, मैंने एक्स आई नहीं लिखा तो तुमको लगा कि ये क्या है। एक्स आई क्या था? हम जो इसको 0 to 5 रेडियो प्लस करते हैं फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं। हाँ वो तो प्रोसेस हो गया। एक्स आई वैसे क्या होता है? क्या? क्लास मार्क एक्स आई इज क्लास मार्क। अपना वर्क सही लगे। 2 होता था, ठीक है। एक्स क्या होता है? वेरी गुड। एक्स इज योर वेरिएबल, ठीक है। एक्स आई इज विच रिप्रेजेंट्स वेरिएबल, जो वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स आई होता है, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है? तुमने एक टर्म बोली वेरिएबल, अभी तो मैंने तुम्हें कोई चैप्टर कोई टॉपिक शुरू ही नहीं कराया है। वेरिएबल क्या होता है? हाँ नॉन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ आ गया बेटा, मैं देख लूंगी। वेरिएबल बताओ क्या होता है? वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसी टर्म जो हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं, जैसे एक्स। एक्स एक वेरिएबल है, मतलब वो इनडेफिनिट टर्म जिसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कैरेक्टर से देते हैं। हाँ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अननोन एंटिटीज को हाँ, तुम्हारी कैलकुलेशन चेक करो एक बार, इसकी कैलकुलेशन तो ठीक है। 17.6 परफेक्ट, 17.6 इज द करेक्ट आंसर। वेरिएबल होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी इवेंट। मतलब जैसे कि हमने कहा रोल नंबर्स कांस्टेंट रहेंगे, रोल नंबर 1 2 3 4, लेकिन बच्चों के नाम जो उस रोल नंबर पे असाइन हो रहे हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। मार्क्स भी चेंज होंगे। रोल नंबर 1 के मार्क्स हो सकता है अभी 5 हो तो बाद में 7 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। मार्क्स भी चेंज होते रहेंगे। भाई रोल नंबर फिक्स है लेकिन उस रोल नंबर पे जो मार्क्स आ रहे हैं वो चेंज होते रहेंगे, तो वो हमारे मार्क्स जो है वो वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो वेरिएबल मींस दैट कंपोनेंट व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी इवेंट। तो मार्क्स कीप्स ऑन चेंजिंग, हमारे पास चेंज होता रहेगा। हाँ हमारा ये बात हम फिक्स कर सकते हैं कि 5 नंबर हैं, अब 5 नंबर कितने बच्चों के ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये मार्क्स तो चेंज हो सकते हैं। हो सकता है अभी 5 10 हो फिर ये हो गया, तो ये कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वेरिएबल इज दैट कंपोनेंट व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी इवेंट। और x ऑलवेज रिप्रेजेंट्स वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल के लिए x रिप्रेजेंट होगा। ये बात समझ लो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में भी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको ये समझना जरूरी है कि x एक्सिस पे भी हम वही लेते हैं जो वेरिएबल है। तो x इज योर वेरिएबल, वरना बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि हम x एक्सिस पे क्या लें। तो वेरिएबल विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जैसे कि हमने कहा अगर एक प्राइस और डिमांड है तो प्राइस चेंज होता रहेगा, डिमांड चेंज होगी, होगा कि नहीं होगा। तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड चेंज होगा, या एक प्राइस पे अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड कर सकते हैं। तो यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज योर वेरिएबल। तो इस तरह से वेरिएबल मींस दैट कंपोनेंट व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। एक्स आई इज रिप्रेजेंटेटिव। तुम लोग जब इसमें से एक्स आई निकालते थे तो कैसे निकालते थे? 10 15 25, तुम लोगों ने इसको रट लिया। व्हाट इफ अगर मेरा ये x कुछ इस तरह का होता, ये मेरा होता 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 70। मीटिंग का फर्स्ट वाला मेथड लग कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। हाँ तो कौन सा है वो डायरेक्ट मेथड? सिग्मा fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi xi हाँ। अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही लगा रहे हो थे तुम,
तो इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ? इसमें तुमने आराम से कर दिया, अब इसमें क्लास स्टेप डेविएशन लगेगा। इसमें एक्स क्या लगेगा? स्टेप डेविएशन भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक्स तो निकालना ही पड़ेगा स्टेप डेविएशन के लिए भी। तो इसमें एक्स क्या लोगे? हाँ चलो, फ्रीक्वेंसी मैंने लगा दी सेम 15, 25, 35, सॉरी फ्रीक्वेंसी 8, 3, 5, 7 और 7। तो पहले तो एक्स आई निकालना ही पड़ेगा ना, तुम चाहे स्टेप डेविएशन लो, यही तो तुम लोगों ने किया था। तो अब एक्स आई कैसे निकालोगे मुझे तो ये बताओ। यहाँ तो तुमने एक निकाली और सब में 10 10 10 10 फटाफट करते चले गए। यहाँ कितनी होगी? हम यहाँ ऐसे करते हैं मीडियम निकाल। मीडियन कहाँ से बीच में आ गया? मैम इस तक तो ऐसे क्वेश्चन। अब अपने थोड़ी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा ना। हमने रट लिया और हमने क्वेश्चन कर दिया, क्यों किया ये भी तो पता होना चाहिए। अब बताओ ना, इसमें क्या करोगे? यस, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम था, यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम नहीं था। तो हमने यहाँ पे बहुत आराम से कर दिया 10 10 10, यहाँ पे सबको अलग अलग करेंगे। अब अलग अलग कैसे करेंगे? मैम इसमें लेकिन सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही लग सकता है, है ना, बाकी तो लगे सब लग सकते हैं। अभी तुम देखना, तुम सब लगाओगे, अभी इसमें तुम ही लगाओगे। कर दो, अभी करते हैं, हाथ चलाना शुरू करते हैं। पहले इसका एक्स आई बताओ। 5, 85। चलो अब तुम्हारे पास 2 क्वेश्चंस है करने को, अलग अलग अपने अपने मेथड से करो। जिसको डायरेक्ट से करना है, जिसको स्टेप से करना है, करो। कोई नाम नहीं दे रही मैं तुम्हारे मेथड्स को, जिसको जो मेथड आता है उस मेथड से करो। मैम मैंने उस क्वेश्चन का भेज दिया आपको सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, मैं देखती हूँ। मैम एक बार मेरे को बोर्ड देखने, मैं नोट कर लूँ। इस वाले का क्या आ रहा है? 41.8। इस वाले का मतलब 8 के आगे नहीं चलता है। हाँ 1.83। हाँ ठीक है, 41.83। इधर वाले का 35.7। चलो 0.6, 35.7। 30.7। वर्मा जी, अब मैं आरव तो बोल नहीं सकती, आरव बोलूंगी दोनों कंफ्यूज हो जाओगे। तो वर्मा जी और गुप्ता जी ज्यादा बेटर है, हैं? ये तुम्हारे कोई निकनेम है तो बता दो, मैं उस निकनेम से बुला लूंगी। वो नहीं बताएंगे, घर का नाम है ना। पहले वाला हो गया, सबसे पहले वाला। चलो कोई नहीं। 36.33 आ रहा है। ज्यादातर लोगों को तो ये आ रहा है, उसका ये, इसका वाओ 20। हाँ हाँ, ये तो सबका आ ही रहा है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर उधर हो गई होगी।
मिल गया। हाँ ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि ये सब जो हम कर रहे हैं इतनी देर से, ये वो सारी नॉलेज है जो आप लोग पहले करके आए हैं। तो फिर हम दोबारा अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपने डायरेक्ट मेथड भी कर लिया, स्टेप डेरिवेशन भी कर लिया आप लोगों को, लेकिन इनकी एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़नी है। व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट मीन, why we need to calculate median, why we need to calculate mode. 41 point, हाँ इसका आ गया 36 आ गया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आर फर्स्ट डिग्री एवरेजेस। अब अगर इसको हम एक बुकिश नेम दें जो आप लोगों ने पिछले 1 घंटे में किया, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, अंडर विच देयर आर 3 टॉपिक्स: अर्थमेटिक मीन, which is mean, averages. Second is median, that is the positional average. Along with median you have to calculate quartiles also, and third is mode. And फिर हम इन्हें ग्राफिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो और भी टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने पहले किए हुए हैं, जिनको हम एक नई तरीके से करेंगे, जैसे कि बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स। तो ये सब टॉपिक हमको क्यों दोबारा पढ़ाए जा रहे हैं? 10th तक तो सबके पास होती है मैथ्स, फिर क्यों दोबारा पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तुमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इन टॉपिक्स को किया, जबकि अब हम इनको करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन सभी टॉपिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। तो इससे मैं तुम्हें आगे के लिए एक बात बताती हूँ। इकोनॉमिक्स बच्चों को बड़ा पसंद आता है 11th-12th में, और उसके बाद बच्चों को लगता है हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ डेरिवेटिव सब्जेक्ट फ्रॉम मैथ्स। तो इसीलिए जब भी बच्चे आगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं होगा तो आप इकोनॉमिक्स परस्यू ही नहीं कर सकते हो आगे चल के, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी थी इन मैथमेटिक्स, अब हम उसको इकोनॉमिक्स में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हाउ वी यूज दैट नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। जो बच्चे साइकोलॉजी के होते हैं वो ये सारी सेंट्रल टेंडेंसीज ये इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, और सॉरी साइकोलॉजी में भी करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यूज हर जगह है। तो हाउ वी यूज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज यूज इन इकोनॉमिक्स, statistics is used in policy making, statistics is used in study of human behavior, psychology, statistics is used by government, statistics is used by private sector, statistics is used by schools, offices, everywhere. So statistic is a very important subject which is used in all type of organization and in all type of decisions. हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स हमारी रोजमर्रा के डिसीजन में भी स्टैटिस्टिक्स हमारा पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, जो हमें जाने अनजाने में पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये हमारी स्टैटिस्टिक्स है जो हम एक नई तरीके से अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करवाऊंगी। इन द मीन टाइम जब स्कूल में स्टार्ट हो और किसी के एग्जाम अप्रैल में ही आ रहे हों और उसमें कोई चैप्टर ऐसा आ रहा हो तो मुझे बता देना, हम स्विच कर जाएंगे, ठीक है। गॉट इट? समझे? आईना? चलो, तो आज के लिए नमस्ते, कल मिलते हैं अकाउंट्स के साथ।